पे अपन आज मतलब वो टॉपिक बोलना क्या चाह रहा है कि पार्टीज ने एक दूसरे को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स प्लस डिलीवर दोनों करना होता है। तो सर कब वो इफेक्टिव कब मानी जाएगी, ठीक है, इस बात पे है, नॉट टू बी पॉन्डर्ड अपॉन राइट नाउ। इसको अपन आगे कभी भी जब 5 मिनट होंगे तब देख लेंगे। नेक्स्ट अपन टॉपिक चालू करते हैं, डिसऑनर ऑफ चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन दी अकाउंट। देखिए सबसे पहले डिसऑनर ऑफ चेक यानी कि चेक बाउंस हो गया, जो अपन डे टू डे भाषा में बोलते हैं ना कि सर चेक लगाया था पर वो बाउंस हो गया। तो इसको अपने को लीगल पार्लांस में कैसे बोलना है कि सर डिसऑनर ऑफ चेक, कीवर्ड है इसलिए इसी तरीके से आना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, सर चेक डिसऑनर होने के मल्टीपल रीजंस रहते हैं, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले क्या कि सर सबसे पहले तो हो गया कि साइन मैच नहीं हुए सर, ठीक है सर। सर डेट जो उस चेक के ऊपर डाली हुई है उसके 3 महीने के अंदर अंदर प्रेजेंट करना होता है, वो नहीं किया सर, तो चेक अब लगाओगे भी तो भी डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है सर। सर अमाउंट जो वर्ड्स में भरा हुआ है और अमाउंट जो फिगर्स में भरा हुआ है वो मिसमैच हो रहा है सर, ठीक है सर। सर नाम जो है या फिर पूरे चेक में कहीं पर भी ओवर राइटिंग है, ओवर राइटिंग है तो भी वो चेक बाउंस हो जाएगा, ठीक है सर। सर उसका जो आपने फंड्स जितने फंड्स का काटा है, मान लो 1 लाख रुपए का चेक काटा है, तो सर आपके खाते में इनसफिशियंट फंड्स हैं, इनसफिशियंट फंड्स हैं, या फिर आपने बैंक के साथ में कोई अरेंजमेंट कर रखा है, जैसे कि ओवरड्राफ्ट लिमिट ले रखी है, या फिर धंधे वाले बिजनेस वाले सीसी लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट लेके रखते हैं। सर आपके खुद के खाते के फंड प्लस बैंक के अरेंजमेंट, बैंक से जो आपने अरेंजमेंट किया हुआ है वो मिला के भी इस लिमिट तक नहीं पहुंचा है जितने रुपए का आपने चेक काटा है, तो सर इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स है सर, इस कारण चेक बाउंस हो जाता है, ठीक है सर। आपने स्टॉप पेमेंट करा दिया है, आपने स्टॉप पेमेंट करा दिया है कई बार, आप मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को चेक इशू किया, ठीक है, बैंक का पीछे से बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया, अरे भैया इसको स्टॉप पेमेंट कराओ, इसको स्टॉप पेमेंट कराओ, वो प्रेजेंट करेगा तब इसका पेमेंट मत करना, तो भी सर चेक डिसऑनर हो जाता है। स्टॉप पेमेंट यदि जेन्युइन रीजंस के लिए कराया जा रहा है तो इट्स अ सेपरेट थिंग। मान लो एक्स का चेक चोरी हो गया, चेक, हर चेक पे मैंने आपको बताया था ना नीचे नंबर्स लिखे हुए होते हैं, तो हर चेक एक इंडिविजुअल चेक होता है, माइकर नंबर बताया था ना आपको, हर चेक के नीचे नंबर्स लिखे हुए होते हैं, तो सर उन नंबर्स का हवाला देके वो चेक को स्टॉप कराया जा सकता है, ठीक है सर। पर सर जेन्युइनली स्टॉप कराया है कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉन जेन्युइनली की कई बार लोग परेशान करते हैं, पेमेंट देना है यार 1 महीने से बाकी है, तुमने उनको चेक फाड़ के दे दिया, बाद में पीछे से बैंक को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि भैया स्टॉप पेमेंट करवा देना, तो व्हाट इज दिस, दिस इज रॉन्ग थिंग। तो सर अपना जो सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, डिसऑनर ऑफ चेक है, वो 138 जो है ये किस चीज पे लगता है सर, मेजरली तो लगता है ओवर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, ये जो एस्पेक्ट बताया था इस पे, और थोड़ा थोड़ा इस पे भी लगता है स्टॉप पेमेंट वाले पे, ठीक है। फिर उसमें ये नहीं देखेंगे कि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स थी या नहीं थी, उसमें बस यही देखेंगे कि 130 मतलब आपने स्टॉप पेमेंट कराया तो सेक्शन 138 अट्रैक्ट हो जाएगा, उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि फंड्स पूरे थे या नहीं थे, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? आउट ऑफ वेरियस रीजन सबसे पहला जो मेन जो लिखना है वो ये है कि सर ये इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के कारण, सर डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन दी अकाउंट। हाँ दूसरे का भी आ जाए स्टॉप पेमेंट वाला तो मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं कि सर ये भी इसमें कवर होता है, पर ये चला चला के मत लिख देना कि हाँ 138 में ये भी कवर होता है। बात समझ में आ गई? एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो कैसे अटेम्प्ट करोगे, ठीक है सर। नंबर वन। नंबर टू, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये, आज के समय का पर्टिनेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। नंबर थ्री, सर मुझे एक बात बताइए कि सर आज के टाइम में यूपीआई वगैरह और ये सब चालू हो गया है, जैसे सीधा आप क्यूआर कोड स्कैन करो या फिर यूपीआई आईडी दे दो, उस पे अपन स्कैन, उस पे अपन सेंड कर सकते हैं अपने यूपी, हाथों हाथ इधर से उधर पेमेंट होता है। बट सर बिजनेस वर्ल्ड में आज भी चेक्स बहुत ही रेलेवेंट है, आज भी सबसे ज्यादा
कुछ बिजनेस वर्ल्ड में चलता है तो यूपीआई के बरोबर या उससे ज्यादा या उससे कम आसपास जो है वो चेक ही है। एक एंटिटी दूसरे एंटिटी को पेमेंट करने के लिए चेक इशू कर देती है। ठीक है सर। अब बेसिक बात क्या है रे, कि सर अपने को यहाँ सेक्शंस कौन से लिखे हुए हैं? सर सेक्शंस लिखे हुए हैं सेक्शन 138 टू सेक्शन 142। लेकिन आपके मॉड्यूल में तीन सेक्शंस ही कवर किए गए हैं, 138, 139 और 140। तीनों को साथ में पढ़ना पड़ेगा। 138, 139 और 140 बताए हुए ये तीन ही है, लिखे हुए क्या है 138 टू 142। ठीक है सर। तो मैं आपको 141 और 142 जो बचे हुए हैं, जिनका मॉड्यूल में कोई डिटेल नहीं दे रखी है, 1 मिनट में मैं उनका हवाला दे दूंगा। आने चाहिए क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पर। कल को कहते हैं हाँ हमने लिखा हुआ है, आपने पढ़ा क्यों नहीं? अरे तुमने मॉड्यूल में नहीं दिया तो क्या हमने लिखा तो था ना। इसलिए इन पे जस्ट एक सरसरी नजर डिटेल्स किन पे डालेंगे, 138, 9 और 140 पे। ठीक है सर। सबसे हीरो सेक्शन जो है वो 138, जो कि एप्लीकेबल होगा जब कोई चेक डिसऑनर हो जाता है फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। ठीक है। तो पहली बात तो मैंने आपको बता दी। ये सब मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये एक एक पॉइंट काम का है कि सर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स को दोनों तरीके से देखना होता है। एक तो खुद के अकाउंट में जो बैलेंस है वो उतना नहीं है जितने का चेक काट दिया। 1 लाख रुपए का चेक काट दिया, खाते में बैलेंस कितना है सर? मात्र 40,000 ही है। तो सर या तो इस कारण चेक बाउंस हो गया, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के कारण। ठीक है। और या फिर सर आपने कोई बैंक के साथ में अरेंजमेंट किया हुआ था, बैंक के साथ में कोई अरेंजमेंट किया हुआ था, लाइक ओवर, कैसा भी, ये मैं आपको समझाने के बोल रहा हूँ, लाइक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, या फिर आपने कैश क्रेडिट फैसिलिटी ले रखी थी, आपने ओडी फैसिलिटी 50,000 रुपए की ले रखी थी। ठीक है। खुद के खाते में 40,000 ही है। सर दोनों मिला के भी जितने रुपए का चेक काटा है उतना ऑनर नहीं कर पाओगे ड्यू टू इनसफिशिएंसी फंड्स। तो सर दोनों ही कारणों से इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के कारण चेक बाउंस हो जाएगा। सेक्शन 138 को रेफर करना पड़ेगा। सर सेकंड सबसे जरूरी बात ये है ना, ये आप सेक्शन 138 के अंडर सामने वाली पार्टी पे कब प्रोसीडिंग्स ले सकते हैं? आप सेक्शन 138 के अंडर सामने वाली पार्टी पे केवल तब प्रोसीडिंग्स ले सकते हैं जब मान लो वो मिस्टर एक्स ने जो मिस्टर वाई को चेक इशू किया था वो फॉर सम वैल्यू इशू किया था। मतलब मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को कोई वैल्यू दी है। उसके लिए वैल्यू कैसे हो सकती है सर? कोई टीवी सेट दिया है, मतलब कोई, या तो कोई गुड्स दिया है या कोई सर्विसेज दिया है। ठीक है। ये हो गई पहली बात। मतलब मेन कैचवर्ड क्या है कि सर वैल्यू दी है मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को उसके बदले में। ठीक है सर। सर या फिर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कोई डेट चुका रहे हैं या अपनी कोई लाइबिलिटी चुका रहे हैं। तो इन दो केसेस में जहां पर चेक या तो फॉर वैल्यू दिया गया है या अपने किसी डेट या लाइबिलिटी को उतारने के लिए मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को ये चेक दे रहे हैं, तो ही सेक्शन 138 अट्रैक्ट होगा। तो ही सेक्शन 138 अट्रैक्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए हमारा यश कहाँ पर है? यश कहाँ पर है? वीडियो ऑन नहीं करता है। सर फोन से ज्वाइन किया। ओहो। चलो कोई नहीं, जो कर सकता है वो जरूर चालू रखना। यश काबरा की सिस्टर है महक काबरा। ठीक है। ठीक है भाई चलो। तो राखी का आया अगस्त में, क्या आती है? राखी आती है, आने वाली है 3-4 महीने बाद। तो अगस्त में आई राखी। यश काबरा ने महक काबरा को 5,000 रुपए का चेक काट के दिया राखी पे। ठीक है सर। कैसे दे रहा है? एज अ गिफ्ट दे रहा है ना, या फिर फॉर सम वैल्यू रिसीव्ड दे रहा है? नहीं सर, कोई वैल्यू रिसीव्ड के प्रति नहीं दे रहा है, या फिर कोई अपने लाइबिलिटी या डेट उतारने के लिए नहीं दे रहा है। वो तो सिस्टर को एज अ गिफ्ट दे रहा है। ठीक है सर। सर अब महक ने ये 5,000 रुपए का चेक लगाया बैंक में। 5,000 रुपए का चेक लगाया बैंक में सर, लेकिन यश के खाते में उस दिन समहाउ 3,000 रुपए ही थे तो चेक हो गया डिसऑनर।
ठीक है सर। तो सर क्या महक काबरा, यश काबरा के ऊपर सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के कारण चेक डिसऑनर हो गया, उसके लिए बाउंसिंग ऑफ चेक या डिसऑनर ऑफ चेक के लिए केस ठोक सकती है क्या? कैन शी यूज सेक्शन 138 फॉर फर्दर एक्शंस ऑन यश काबरा? नो सर, क्योंकि ये कोई फॉर वैल्यू रिसीव्ड चेक नहीं दिया गया था, ये तो कोई गिफ्ट के लिए, गिफ्ट के जैसे दिया गया था। तब सर ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 138 अट्रैक्ट नहीं होगा। क्या ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझ में आई जिस पे क्वेश्चन आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है? इफ द चेक हैज बीन रिसीव्ड फॉर सम वैल्यू और इफ द चेक हैज बीन इशूड टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ सम डेट और लायबिलिटी, then the section 138 gets attracted if the check is bounced or dishonored due to insufficiency of funds. But if the check is issued in relation to some gift or something like that, जहां बदले में कोई वैल्यू नहीं दी है, तो सेक्शन 138 अब अट्रैक्ट नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? बोलिए, बोलो बोलो बोलो। यस, ठीक है। आगे, हाँ चलिए। तो सर अब ऐसी और सी कौन कौन सी बात होती है? ये तो हमने समझ लिया कि 138 कब अट्रैक्ट होता है, कि सर फॉर सम वैल्यू दिया गया है, या फिर सर कोई डेट या लाइबिलिटी को चुकाने के लिए दिया गया है, तो सेक्शन 138 डेफिनेटली अट्रैक्ट होगा। नोट कर लेना। सर कब अट्रैक्ट नहीं होगा? 138 कब अट्रैक्ट नहीं होगा? सर जब चेक को या तो किसी गिफ्ट के जैसे या फिर कोई चैरिटी के पर्पस से आपने चेक काट के दे दिया और वो चेक डिसऑनर हो गया। आपने चैरिटी के 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया, ये लो मेरी तरफ से गौशाला को दान, ठीक है। 1 लाख रुपए का चेक काट के दिया, सर खाते में तो पैसे थे नहीं, चेक काट के दे दिया, बट किस लिए दिए? टुवर्ड सम चैरिटी दिए। सर चैरिटी के जैसे दिए तो क्या सेक्शन 138 एप्लीकेबल होगा? कोई वैल्यू मिली है क्या वापस? नहीं सर। तो नंबर वन। नंबर टू। नंबर थ्री, सर कोई सिक्योरिटी के लिए यदि चेक दिया है, सिक्योरिटी के लिए यदि कोई चेक दिया है, बदले में कोई वैल्यू नहीं मिली है और वो डिसऑनर हो गया है, तो क्या आप पे अंडर सेक्शन 138 केस बनेगा? नहीं सर। आपने एज अ सिक्योरिटी, मान लो एक्स ने वाई को कुछ माल, वाई ने एक्स को कुछ माल दिया, आप गारंटर या सिक्योरिटी थे, श्योरिटी थे ऑन द बिहाफ ऑफ एक्स, तो आपने एक चेक यहाँ पर दिया हुआ है। सर आपने एज अ गारंटर या श्योरिटी या सिक्योरिटी के वास्ते कोई चेक दिया हुआ है पहले से काट के, और वो सामने डिसऑनर हो जाता है ड्यू टू इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स, आपके खाते में उतने पैसे ही नहीं थे, सर तो क्या आप पे सेक्शन 138 अट्रैक्ट होगा? नहीं सर, आप पे सेक्शन 138 अट्रैक्ट नहीं होगा। सर चौथी बात, कि सर आपने टुवर्ड्स मॉरल ऑब्लिगेशन, कोई आपका मॉरल ऑब्लिगेशन था, उसको पूरा करने के लिए कोई चेक काट दिया, सर तो सेक्शन 130, और वो चेक यदि ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स डिसऑनर हो जाता है, तो सेक्शन 138 अट्रैक्ट नहीं होगा। कैसे? वो आपने सुना है ना, कि मान लो एक फादर है, फादर का सन है, वो जेठालाल वाली और टप्पू वाली। सन ने यदि किसी का कांच तोड़ दिया, खेलते खेलते कांच तोड़ दिया, तो क्या फादर अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लायबल होंगे उसका पैसा चुकाने को? नहीं सर, कोई, क्योंकि माइनर के कामों के लिए पेरेंट्स कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर टॉर्ट्स में क्या पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है? नहीं सर, टॉर्ट्स में तो खुद माइनर को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। तो पेरेंट्स जो है, फादर जो है, वो न तो अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिस्पॉन्सिबल होगा उस टूटे कांच के पैसे चुकाने को, न ही वो अंडर द टॉर्ट्स एक्ट रिस्पॉन्सिबल होगा। वो केवल मॉरल ऑब्लिगेशन के तहत जिसका कांच टूटा है उसको चेक काट के दे देता है, या देखो मेरे बच्चे ने तोड़ा है तो मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं इस चीज का आपका नुकसान सही करूं, इसलिए मैं आपको चेक दे रहा हूं। वो चेक दिया हुआ यदि कहीं बाउंस हो जाता है फॉर इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स, तो क्या अंडर वन सेक्शन 30, अंडर सेक्शन 138 फादर के ऊपर केस ठोक सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि ये तो मॉरल ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए दिया है। बात समझ आ गई? यस और नो? ठीक है सर। तो सर चाहे गिफ्ट के लिए चेक दिया है, चाहे चैरिटी के लिए दिया है, चाहे सिक्योरिटी के लिए दिया है, चाहे मॉरल ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए दिया है, इन चारों में तो सेक्शन 138 अट्रैक्ट नहीं होगा। पांचवी बात, सर कोई इलीगल कंसिडरेशन, इलीगल कंसिडरेशन को
के बिहाफ पे चेक दिया गया है तो भी, और वो चेक बाउंस हो गया है, पैसे नहीं थे खाते में, तो सेक्शन 138 अट्रैक्ट नहीं होगा। सर कैसे? एग्जाम्पल देखो। मीत मालवानी कहाँ है आज? तो यही पे। हाँ यहीं पर है, ठीक है, वेरी नाइस। तो हमारा जो मीत मालवानी है, चरस गांजा फूकने की आदत थी इसको, ठीक है, सच्ची में यार, मीत मालवानी सीरियसली मत हो जान, ले लेना इस चीज को। तो मीत मालवानी ने ड्रग पैडलर से 10,000 रुपए की चरस खरीदी, ठीक है, और इसको बदले में चेक दे दिया, ठीक है। तो सर, और ये चेक बाउंस हो गया फॉर इनसफिशिएंट फंड, तो क्या ड्रग पैडलर इस पे अंडर सेक्शन 138 केस कर सकता है? सर नहीं कर सकता, क्योंकि ये इलीगल कंसिडरेशन के लिए चेक इशू किया गया था, ठीक है। तो इन 5 केसेस में सेक्शन 138 अट्रैक्ट नहीं होता है। कब होता है? फॉर वैल्यू रिसीव्ड, या फिर आपने चेक इशू किया टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ सम या रीपेमेंट ऑफ सम डेट और लाइबिलिटी, तो होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हमारी कब होता है अट्रैक्ट 138? सर हमारी पूंजी है, पूंजी कहाँ चली गई? अरे ऊपर। इधर ही है। पूंजी ने हमारे जेठालाल जी जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, जेठालाल जी से, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जेठालाल जी से इस पे एक टीवी पसंद आ गया, तो इसने 1,40,000 रुपए का टीवी खरीदा, क्यू एलईडी टीवी, जिसकी बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी होती है, एलईडी में भी क्यू एलईडी टीवी था, वेरी नाइस। तो पूंजी ने कहा, सर जेठालाल जी देखो, मेरे को 1,40,000 रुपए का टीवी तो पसंद आ गया, पर जेब में 1,40,000 लेके कौन घूमता है? तो इसने 1,40,000 रुपए का चेक काट के इनको दे दिया, ठीक है साहब। जेठालाल जी भी ठीक है, अगले दिन उसको जमा करा दिया, कहां पर? बैंक में। बैंक में पूंजी के मात्र 40,000 रुपए ही थे, तो सर वो चेक बाउंस होना ही है, इनसफिशिएंसी फंड्स। यहां पर फॉर वैल्यू रिसीव्ड, यहां पर फॉर वैल्यू रिसीव्ड, पूंजी ने वैल्यू रिसीव के बदले में वो चेक काटा था या नहीं काटा था? पूंजी ने वैल्यू रिसीव्ड के बदले में काटा था या नहीं काटा था? हाँ सर, वैल्यू रिसीव के बदले में काटा था, तो क्या यहाँ पर सेक्शन 138 अट्रैक्ट होगा? सर डेफिनेटली होगा, है ना, ये समझ में आता है सर। तो उसके बाद में सेक्शन 138 जो है, सर पूंजी ने यदि कोई बैंक से ओडी वगैरह का अरेंजमेंट कर रखा था, मान लो 50,000 रुपए के लिए, सर वो भी मिला के 1,40,000 रुपया नहीं हो रहा है, सर 138 अट्रैक्ट होगा ही होगा, क्योंकि ये फॉर वैल्यू रिसीव था। पूंजी ऐसे फालतू चेक काटते मत फिरना, कभी तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। कि मर्जी आए तो 1,40 का टीवी खरीदे, अब पापा घर पे आते ही जूते ठोकेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। कि तू, तेरा नाम पूंजी रख दिया, इसका मतलब तू पूंजी लुटाती फिरेगी, ऐसा नहीं है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। सर मोटी मोटी बात समझ में आ गई? हाँ सर, ठीक है, अभी और पॉइंट्स बताने हैं, नोट करते जाना, फिर पढ़ एक साथ लेंगे अपन, ठीक है सर। दूसरा, 2-3 पॉइंट्स बता दिए मैं आपको, चौथा पॉइंट आ जाओ। सर क्या? अच्छा, जब चेक एक आदमी दूसरे आदमी के लिए इशू करता है ना फॉर वैल्यू रिसीव्ड, तो ही सेक्शन 138 अट्रैक्ट होता है। कई बार आदमी खुद के नाम से भी चेक इशू करता है, कि एक बैंक में खाता था, उससे दूसरे बैंक के खाते में फंड्स ट्रांसफर कराने, कोई रीजन होगा, खुद के नाम पे चेक इशू किया है जो कि बाउंस हो गया, तो सेक्शन 138 अट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब जो दूसरे को चेक दिया है वो बाउंस होता है, तो ही सेक्शन, मतलब खुद पे केस करेगा कि मेरा, मेरे ही द्वारा काटा गया चेक बाउंस हो गया तो मैं खुद पे केस करता हूं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है सर। नेक्स्ट। अब सर क्या ऐसा है क्या कि सर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को, या फिर पूंजी ने जेठालाल जी को, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जेठालाल जी को जो चेक इशू किया, जैसे ही वो चेक बाउंस हुआ, क्या वैसे ही जेठालाल जी पूंजी पे सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में केस ठोक सकते हैं क्या? मेरा क्वेश्चन समझे, जैसे ही चेक बाउंस हुआ वैसे ही पूंजी पे 138 के अंडर केस ठोक सकते हैं क्या? नहीं ठोक सकते हैं, नहीं ठोक सकते हैं, इसकी एक प्रोसेस होती है, क्योंकि ऐसे ही यदि केस ठुकने लग गए तो हमारे कोर्ट्स में बाढ़ आ जाएगी केसेस की, चेक बाउंसिंग के केसेस की। तो उसके लिए पहले एक प्रोसेस होता है, आपको वो फॉलो करना पड़ता है, उसी के बाद में आप अंडर वो प्रोसेस में भी फेल हो गए तो इसे अंडर सेक्शन 138 आप
जो है वो केस ठोक सकते हैं। क्या है प्रोसेस, आओ समझते हैं। कि सर मान लो पूंजी ने चेक इशू किया, पूंजी ने इशूड द चेक, पूंजी इशूड द चेक फॉर वैल्यू रिसीव्ड, अपन तो यही मान के चलते हैं। तो सबसे पहला ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, यस सर, फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है सर। सर जो भी डेट उस चेक पे लगी हुई है, जो भी डेट को वो चेक दिया है वो डेट नहीं, जो भी डेट उस चेक पे लगी हुई है, मान लो लगी हुई है 26/3/2025, मान लो लगी हुई है 26/3/2025, ठीक है। तो सर इस तारीख के 3 महीने के अंदर अंदर वो चेक बैंक में प्रेजेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके 3 ऑफ दिस, विद इन 3 मंथ्स दैट चेक नीड्स टू बी प्रेजेंटेड इन बैंक। यदि नहीं किया है तो सर सेक्शन 1, और बाद में वो इस डेट्स के कारण चेक बाउंस हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है, तो आप 138 यूज नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप, पूंजी ने इश्यू किया चेक। दूसरा स्टेप, इट नीड्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन द बैंक विद इन 3 मंथ्स। सर मान लो तारीख 26/3/2025 की डली हुई थी चेक पे, कंफ्यूज मत होना, बहुत ध्यान से सुनना। 26/3/25 की चेक डली हुई थी, लेकिन पूंजी ने वो चेक जेठालाल जी को कब दिया? पूंजी ने वो चेक जेठालाल जी को दे दिया सर 26/4/2025 को दिया सर। तो फिर अब जेठालाल जी के पास मात्र 2 महीने उस चेक को लगाने के लिए। क्या ये बात भी समझ में आ गई? ऐसा मत, जेठालाल ये नहीं बोल सकता कि मुझे मिला तो ये डेट लगी हुई के 1 महीने बाद, तो जब मिला वहां से 3 महीने काउंट करो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो उस डेट उस चेक पे डली हुई है उधर से 3 महीने मिलेंगे प्रेजेंट करने के लिए बैंक। क्या ये पहला दूसरा तीसरा फंडा क्लियर हो गया? हाँ सर। बोलो आगे बढ़ूं? यस सर। सर चेक हो जाता है डिसऑनर। क्यों डिसऑनर हो रहा है? टुवर्ड्स इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। ठीक है सर। तो दो बातें तो पूरी हो गई, वो चेक फॉर वैल्यू रिसीव था, टाइमली प्रेजेंट किया गया था बैंक में, और इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के कारण वो डिसऑनर हो रहा है। तो सर बेस तो बन गया सेक्शन 138 का, लेकिन सर क्या अभी 138 में अपन जा सकते हैं? नहीं, अभी टाइम है बेटा। क्या टाइम है? कि सर अब बैंक क्या करेगा, वो इन्फॉर्म करेगा जेठालाल जी को। बैंक वुड इन्फॉर्म जेठालाल, बैंक जेठालाल को इन्फॉर्म करेगा कि सर आपने जो चेक लगाया था पूंजी मैडम के द्वारा दिया गया वो डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर का कारण भी पर्ची पे टिक मार्क करके भेजेगा, वहां 10-12 कारण पहले से लिखे हुए होते हैं, उसमें से इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के कारण डिसऑनर हो गया है। तो बैंक जेठालाल जी को इन्फॉर्म करेगा। इस प्रोसेस में 2-1 दिन और लग जाएंगे, ठीक है सर। चिट्ठी पत्री घर पे आएगी और इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के कारण वो डिसऑनर हो गया, ऐसा जेठालाल जी। इस प्रोसेस में मान लो 1-2 दिन और निकल गए। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सर अब जब जेठालाल जी को इंफॉर्मेशन रिसीव होएगी, उस रिसीव होने के 30 दिवस के भीतर भीतर, सुनना, जेठालाल जी को जब इंफॉर्मेशन रिसीव होएगी तब से, चेक बाउंस हुआ तब से नहीं, चेक बाउंस हुआ तब से नहीं, जब जेठालाल जी को बाउंसिंग की या डिसऑनर की इंफॉर्मेशन मिल गई तब से 30 डेज के पीरियड के अंदर अंदर, ठीक है, इन्फॉर्म विद इन, क्या लिखोगे यहां पर? विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, 30 दिवस के भीतर भीतर सर जेठालाल जी को एक नोटिस इशू करना पड़ेगा। जेठालाल टू नोटिस, जेठालाल टू इशू नोटिस टू पूंजी, ठीक है सर। नोटिस इशू करना पड़ेगा 30 दिवस के भीतर भीतर, ठीक है, कि भैया आपने जो मुझे चेक दिया था वो बाउंस हो गया, कृपया आप मुझे पेमेंट करें। ऐसा करके एक नोटिस देंगे, जेठालाल टू इशू नोटिस टू पूंजी का, कि आपने जो चेक मुझे दिया था वो बाउंस हो गया, मेरा पेमेंट करो भाई, ठीक है। इस नोटिस को रिसीव करने के, नोटिस इशू करने के नहीं, पूंजी ये नोटिस रिसीव करेगी, तो रिसीव करने के
15 दिवस के भीतर भीतर इस नोटिस को रिसीव करने के 15 दिवस के भीतर भीतर पूंजी को पेमेंट टू बी डन करना है जेठालाल को। ठीक है, पूंजी को जेठालाल को पेमेंट करना है। बात समझ में आ गई? यानी कि एक बीच में 30 + 15 मिनिमम 45 दिन का तो गैप और पड़ ही जाएगा। और थोड़ा बहुत गैप पड़ जाएगा सर, बैंक ने 2 दिन में आपको इन्फॉर्म किया, फिर जेठालाल ने नोटिस भेजा, उसको भी 2 दिन मिले, फिर 15 दिन, फिर मतलब ऐसा 45 से ज्यादा ही होगा, मिनिमम 45 दिन का एक गैप पड़ जाएगा। आप डायरेक्टली कोर्ट में नहीं पहुंच सकते हो कि इधर चेक बाउंस हुआ और इधर आप पहुंच गए। 15 45 दिन से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, बट मिनिमम 45 तो हो ही सकता है, होना ही होगा। ठीक है, अब 15 दिवस के बाद में भी पूंजी के कान में जू नहीं रहेंगे। कान में जू रहने का मतलब समझते हो? सर इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो सर नाउ सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंडर जेठालाल जी पूंजी पे केस ठोक सकते हैं। यदि उसने पेमेंट अब भी नहीं किया, तो पेमेंट कर दिया तो फिर कोई केस नहीं बनता है। पेमेंट नहीं किया तो सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट कैन बी अट्रैक्टेड, विल बी एप्लीकेबल नाउ आफ्टर ऑल दिस कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, और जेठालाल जी पूंजी पे केस ठोक सकते हैं अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई। ठीक है, यस, गॉट द पॉइंट। कैसे पूरी प्रोसेस होगी? एकदम से बड़बड़ 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 पहुंच में जाए, मम्मी पापा इसने मेरे साथ ये कर दिया, जैसे ब्रदर या सिस्टर या सिबलिंग्स एक दूसरे को ठोक देते हैं, अरे मम्मी इसने मेरे साथ ये कर दिया, ऐसे तुरंत शिकायत नहीं लगानी है, पापा के आने का वेट करना है। पापा से शिकायत करेंगे तब काम पक्का होएगा। ठीक है, पापा से शिकायत करने में पहले नोटिस मिलेगा, चेक बाउंस हो गया। ठीक है, फिर आप 30 दिवस के भीतर नोटिस दोगे, फिर वो 15 नोटिस मिलने के 15 दिवस के भीतर उसको अपनी गलती सुधार लेनी है। यदि इस दौरान वो आपको सॉरी बोल देती है या पैसा चुका देती है, ठीक है, तब तो पापा से शिकायत नहीं करी जाएगी। अभी भी वो सुधर नहीं रहे तो शाम को पापा आते हैं तो पकड़ के उसको 2 3 मतलब हिसाब बरोबर करवाएंगे, आपको आपका पैसा दिलवाएंगे केस करने के बाद में। ठीक है, पूरी प्रोसेस समझ में आई? यस सर। सर नेक्स्ट पॉइंट। सर अब मान लीजिए ऊपर वाला पॉइंट पूरा हो गया, तो सर जो हमारा कोर्ट है वो कितनी पेनल्टी लगा सकता है रे जिसने गलती से चेक बाउंस कराया? कोर्ट जो है वो कितनी पेनल्टी लगा सकता है बेटा? कि सर कोर्ट जो है ना वो, सर बाउंसिंग ऑफ चेक या डिसऑनर ऑफ चेक इज एन ऑफेंस। सबसे पहली बात तो ये कीवर्ड पकड़ना, ऑफेंस कैसा होता है रे? क्रिमिनल ऑफेंस होता है। तो आपको वर्ड क्या यूज लेना है? सर डिसऑनर ऑफ चेक इज एन ऑफेंस। डिसऑनर ऑफ चेक, ये हटा दूं ना एग्जिस्टिंग? यस सर। तो सर ध्यान कीजिए, डिसऑनर ऑफ चेक, नेक्स्ट पॉइंट नोट करना, डिसऑनर ऑफ चेक इज इक्वल टू एन ऑफेंस। ऑफेंस के बरोबर है ये। क्या ऑफेंस है ये? ठीक है, कि सर इस ऑफेंस के लिए आपको 2 या 3 चीजें हो सकती है। पहली क्या हो सकती है सर कि है ना, एक सेकेंड ना, हाँ सर, पहली क्या हो सकती है कि सर या तो आपको इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है अप टू 2 इयर्स, 2 साल तक के लिए। जरूरी नहीं है 2 साल पूरे पूरे आपको जेल में डाला जाएगा। हो सकता है 6 महीने के लिए जेल में भेजने, हो सकता है 3 महीने के लिए, हो सकता है 1 साल के लिए। मैक्सिमम कितना? सर 2 साल तक के लिए जेल भेजा जा सकता है। और दूसरा क्या कि सर या फिर डबल द अमाउंट ऑफ चेक, डबल द अमाउंट ऑफ चेक तक, अप टू डबल द अमाउंट ऑफ चेक। जरूरी नहीं है हर बार डबल ही देवे, अप टू डबल द अमाउंट ऑफ चेक। ठीक है, या फिर ये हो सकता है, ठीक है, फाइन अप टू डबल द अमाउंट ऑफ चेक, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 इयर्स, फाइन अप टू डबल द अमाउंट ऑफ चेक। ठीक है सर। और तीसरा बोथ,
ये प्लस ये दोनों भी किया जा सकता है आपके साथ में, ये प्लस ये दोनों भी किया जा सकता है सर, जेल या फिर अप टू डबल। सर 1 लाख तक का चेक है तो हो सकता है 1 लाख तक का ही कटा हुए, हो सकता है 1.5 लाख तक का काटने में, हो सकता है 2 लाख तक का काटने में, बस 2 लाख से ज्यादा आपको पेमेंट करने का नहीं बोल सकते हैं यदि आपने कोई चेक 138 के अंडर बहुत डिसऑनर हो गया आपका तो। ठीक है, या तो ये या फिर ये या फिर दोनों। बात समझ गए कि सर क्या पेनल्टी है, बोलो यस और नो। यस, ठीक है, चलिए। अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, मैंने कहा था सर मेनली तो सेक्शन 138 डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, उसमें सारी बातें लागू होती है कि सर आपको चेक जो है वो फॉर वैल्यू मिला या फिर कोई डेट या लाइबिलिटी उतारने के लिए मिला है, ये सब लागू होता है। ठीक है, ये तो प्राइमरी रीजन है। और छुपा हुआ रीजन क्या है कि सर ये यदि क्वेश्चन आया ना तभी अप्लाई करना है ये फंडा जो अभी सेकंड बता रहा हूँ। सर स्टॉप पेमेंट टुवर्ड्स द चेक विच वाज गिवन फॉर वैल्यू है, ये उसमें भी 138 लग जाएगा। ठीक है, ये बस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, इसके अलावा कहीं लिखना मत। ठीक है, चलो। अब ये तो आप मैंने आपको पूरा बता दिया सेक्शन 138 के बारे में। ठीक है, तो सर मैंने आपको क्या बताया था, आपके लिखा हुआ है सेक्शन 138 से लेके 142। ठीक है, सेक्शन 138 से 142, ये तो अभी जो मैंने आपको बताया ये सारा का सारा 138 में आ रहा था। पर मॉड्यूल में दो और दिए हुए हैं, कौन से, 139 और 140। तो आइए 139 और 140 भी देख लेते हैं। 139 और 140 भी देख लेते हैं। 139 क्या है? 139 इज प्रिजम्पशन इन फेवर, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर ऑफ चेक। अच्छा जी, क्या कंसेप्ट है? प्रिजम्पशन वर्ड को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? प्री अजम्पशन। प्रिजम्पशन वर्ड को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? प्री अजम्पशन। यानी कि जब कोर्ट में मामला पहुंचेगा अंडर सेक्शन 138, तो सर कोर्ट पहले से अज्यूम कर लेगी मिस मिस पूंजी ने मिस्टर जेठालाल को चेक दिया था कोई, जेठालाल वो चेक बाउंस हो गया तो जेठालाल ने अंडर सेक्शन 138 इन पे केस ठोका, तो कोर्ट पहले से अंडर सेक्शन 139 प्रिज्यूम कर लेगी दैट, प्री अज्यूम पहले से अज्यूम कर लेगी, क्या अज्यूम कर लेगी कि सर जेठालाल को ये जो चेक मिला था वो फॉर वैल्यू मिला था या टुवर्ड्स डेट या लाइबिलिटी उतारने के लिए मिला था। कोर्ट पहले से अज्यूम कर लेगी इन फेवर ऑफ द होल्डर ऑफ चेक। कौन है होल्डर ऑफ चेक? सर जेठालाल है। तो कोर्ट पहले से इसके फेवर में बात करेगी। क्या ये प्रिजम्पशन वाला पॉइंट समझ में आया? क्या ये प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर वाला पॉइंट समझ में आया? यानी कि सर कोर्ट ये मान के प्रोसीडिंग्स चालू करेगा कि ये जो चेक है ये फॉर वैल्यू दिया गया था, 138 एप्लीकेबल होगा इस पे। लेकिन ये कैसा प्रिजम्पशन है? सर ये रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन है। रेब्यूटेबल, रिब्यूट किया जा सके ऐसा रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन है। यानी कि कौन रिब्यूट करेगा इसको? सर पूंजी रिब्यूट कर सकती है, पूंजी अदरवाइज प्रूव कर सकती है कि सर मैंने ये चेक कोई फॉर वैल्यू इशू नहीं किया था, टुवर्ड्स चैरिटी इशू किया था या टुवर्ड्स ऐसे ऐसे इशू किया था। तो सर वैल्यू रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन के अंडर, रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन के अंडर ये चेक इशू किया गया, मतलब रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन होगा। यानी कि जेठालाल के फेवर में कोर्ट चालू तो कर देगा प्रोसीडिंग्स मान के कि हाँ जेठालाल सही है, बट पूंजी को पूरा अधिकार होगा इस बात को रेब्यूट करने का, इस बात के अपोजिट प्रूव करने का कि है ना, नहीं सर ये फॉर वैल्यू नहीं था, फॉर चैरिटी या फॉर मॉरल ऑब्लिगेशन या ऐसा कुछ था। रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन का मतलब समझ में आ गया? हाँ इसके अगेंस्ट प्रूव करना पड़ेगा पर उसको अधिकार है, रेब्यूटेबल है ये प्रिजम्पशन। ठीक है, 139 समझ में आ गया, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। यस सर, लेट्स कम टू 140 नाउ। Let us come to section number 140 now. Now what is 140? Sir, है ना,
पूंजी ऐसे सब घटिया से बात नहीं कर सकती है। अरे सर मुझे तो पता ही नहीं था कि जिस दिन चेक लगेगा उस दिन चेक डिसऑनर हो जाएगा, आई वॉज नॉट अवेयर। क्या पूंजी ऐसे ऐसे बात कर सकती है चेक इशू करने के बाद में? नहीं सर। तो सर लेम एक्सक्यूजेस नहीं ले सकती, दिस इज व्हाट इज सेक्शन 140 कि सर पूंजी कैन नॉट टेक, ये मैं आपको मतलब लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ सेक्शन क्या है, पढ़ेंगे तो इसका एग्जैक्ट आपको वर्डिंग्स ध्यान पड़ जाएंगे। कि सर मान लो पूंजी ने दो चेक इशू किए, एक पे तारीख डली हुई थी, एक पे तारीख डली हुई थी 25/3/2025, और किसी मिस्टर एक्स को टूवर्ड्स वैल्यू इशू किया था। दूसरी पूंजी ने चेक इशू किया 27/3/2025, ठीक है, मिस्टर टू को किया। पहला चेक था 10,000 रुपए का, दूसरा चेक था 20,000 रुपए का, ठीक है सर। पूंजी के खाते में 25 तारीख को 12,000 रुपए पड़े थे। पूंजी के खाते में 25 तारीख को 12,000 रुपए पड़े थे। लेकिन सर अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी बात बताना कि सर चेक की डेट से 3 महीने में कभी भी लगाया जा सकता है वो? यस सर, कभी भी पेश किया जा सकता है ना बैंक में, यस सर। तो इस लगा जिसको ये चेक दिया, उस उसने क्या किया, 28 तारीख को, उसने 28 तारीख को बैंक में लगाया, उसको टाइम नहीं मिला होगा बैंक जाने का, तो उसने 28 तारीख को लगाया। जितने सर ये वाला चेक ऑलरेडी लग चुका था, कितना, मान लो पूंजी के खाते में 22,000 रुपए थे, ठीक है। तो सर जितने 20,000 वाला चेक ऑलरेडी लग गया, पहले 20,000 वाला चेक लग गया, तो सर अब खाते में बैलेंस कितना बचा, 2,000। तो अब इसका चेक बाउंस होगा या नहीं होगा, डिसऑनर होगा या नहीं होगा? हाँ सर, इतनी तारीख को। पूंजी ये नहीं कह सकती अरे मैंने तो सोचा था 22,000 रुपये पड़े हैं, इसका चेक हो जाएगा, फिर इसके 1-2 दिन बाद मैं यहाँ पर वापस बैलेंस और बढ़वा लूंगी, पैसे जमा करा दूंगी, पर नहीं हुआ। नो, शी कैन नॉट टेक सच लेम एक्सक्यूजेस। जब उसने कोई चेक काटे हैं तो उसकी ड्यूटी है ये इंश्योर करना कि उसके खाते में पैसे पूरे हैं या नहीं। क्या आपको सेक्शन 140 समझ में आ गया? हाँ सर, नॉट टू बी टेकन लेम एक्सक्यूजेस, शी हैज गॉट नो राइट। ठीक है, नेक्स्ट। इसको ऐसे मत लिख देना लेम एक्सक्यूज नहीं ले सकती, वो जो अपन लैंग्वेज पढ़ेंगे वो लिखना है, मतलब वो है जो मैंने आपको भी समझाया। ठीक है। अच्छा सर, 141 क्या होता है? व्हाट इज 141? 141 ये बोलता है बेटा कि सर अपन ने अभी पढ़ा था ना अंडर सेक्शन 138